स्वागत है आपका फिर से बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। आज का टॉपिक है दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के प्रीलिम एग्जाम के बारे में। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जिसको अगर आप अपने प्रिपरेशन के दौरान में जो आप 60 से 65 दिन प्रीलिम एग्जाम के लिए बचा हुआ है उस दौरान अगर इन चीजों को ध्यान में रखते हो, ये चीजें अगर आप नोटिस करते हो तो आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा होता है और आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो एक तरह से डबल हो जाता है कि आपका सिलेक्शन का चांस इंक्रीज होता है। ओके, डेट्स आपको ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि आईबीपीएस ने डेट जारी कर रखा है कि आपका एग्जाम जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होकर पूरा सितंबर मंथ जो है आपको आईबीपीएस आरआरबी असिस्टेंट और आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 का एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो इसलिए डेट्स की चिंता नहीं है, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन जो लोग अभी भी थोड़ा स्लो कर रहे हैं तो मेरा यही सजेशन है कि अब जो है आप पूरे पेस में स्टार्ट कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन का चांस वो कहीं भी ये ना रहे कि आपका सिलेक्शन छूट गया किसी कारणवश। ओके, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको 2 से 3 चीज आपसे रिक्वेस्ट है। एक तरह से अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल पर कई सारे वीडियो अवेलेबल है, 125 प्लस वीडियो अवेलेबल है। उसमें कई सारे वीडियो आपके लिए करंट टाइम में इंपॉर्टेंट भी है, जैसे करंट अफेयर्स वाले वीडियो सब, उसको आप देख सकते हो। दूसरा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तीसरा, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करने के लिए आपको कुछ शेयर कीजिएगा और शेयर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक कॉपी करना है और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से आप बिलोंग करते हो वहां पर आपको शेयर कर देना है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं जो लोग फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जरूरी भी है। जैसे रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पर 2 चीज पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चूंकि ये रीजनल एग्जाम है तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश का एग्जाम आपसे नहीं लिया जाता है प्रीलिम एग्जाम में। ओके, इवन आपको मेंस में भी हिंदी मिलेगा एज ए इंग्लिश की जगह पर। आपको जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हैं या जो लोग कह सकते हो कि आपको 2 चीज वहां पर मिलता है, हिंदी और इंग्लिश। एजर कंडीशन होता है कि हिंदी भी मिलेगा आपको, इंग्लिश भी मिलेगा वहां सॉल्व करने के लिए। या तो आप हिंदी सॉल्व कर सकते हो या इंग्लिश सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसलिए उन्होंने प्रीलिम एग्जाम से क्या किया कि इंग्लिश सब्जेक्ट को ही हटा दिया। बस यहाँ पर उन्होंने रीजनिंग और क्वांट को रहने दिया। और इन दोनों सेक्शन से आपको 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40-40 मार्क्स के। टोटल आपको 80 मार्क्स का ये एग्जाम होगा प्रीलिम एग्जाम। और इसमें से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए। आप अगर टॉप रैंक पर रहते हो तो आपका मेंस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ओके, और आपको टोटल टाइम मिलता है इसमें 45 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब जो है कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, ये जरूरी है क्योंकि आपका प्रिपरेशन जो है अगर आप करोगे कौन से टॉपिक्स पर, सब्जेक्ट क्या होगा ये तो पता होना चाहिए ना, सिलेबस क्या है, कि जिन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम को मुझे क्लियर करना है तो वो टॉपिक्स तो पता होना चाहिए ना। इसलिए एप्टीट्यूड सेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे। और अब मैं अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी भी आईबीपीएस की प्रीलिम एग्जाम की बात करें पीओ लेवल पर, सेम इसी सेट ऑफ यही टॉपिक्स जो है कह सकते हो कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जनरली इन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो एप्टीट्यूड जो है यहाँ पर आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सीरीज में आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जो मिसिंग नंबर सीरीज होते हैं या नेक्स्ट नंबर कह सकते हो, नेक्स्ट नंबर सीरीज होता है या मिसिंग नंबर सीरीज होता है, वो आपसे पूछा सकता है। दूसरा आपको ऑड वन आउट वाला सीरीज वो पूछा सकता है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करके रखिए, आपसे कोई भी चीज एक पूछा सकता है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछकर अप्रोक्सीमेशन पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपसे अप्रोक्सीमेशन का भी पूछा जाएगा। इसके लिए भी आपको नए पैटर्न वाले जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, उनका प्रैक्टिस क्या कीजिए, वो जरूरी है आपके लिए। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये भी आपसे 5 मार्क्स है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ना, आपको 3 क्वेश्चन जो रहेंगे, 2 कह सकते हो, 2 क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व होगा जिसका रूट आप आसानी से निकाल सकते हो या उसको आपको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है, या जो भी कंडीशन है वो आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आपको रूट फाइंड करने में टाइम लगेगा, वो थोड़े कह सकते हो आप कैलकुलेटिव होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस रखिए ताकि आप कम टाइम में वहां पर रूट निकाल सकें और अपना कैलकुलेशन थोड़ा कम कर सकें। अगला है डाटा इंटरप्रेशन। डाटा इंटरप्रेशन आपसे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के लगभग आपसे पूछे जाएंगे। ओके, 10 to 15 जो है ये जा सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां से 10 से 15 जाएगा। अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे तीनों चीज पूछा जाएगा, टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ओके, और लाइन ग्राफ। तो पाई चार्ट अगर जब पूछते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल जो है पाई चार्ट देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे डबल पाई चार्ट देकर वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी चीज ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट होना चाहिए।
ये भी नहीं कि आप क्लर्क लेवल का प्रिपरेशन करें, आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन करें। आफ्टर ऑल आप पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो। उसके बाद आपसे मिसलेनियस टॉपिक्स जो अरिथमेटिक सेक्शन होते हैं, उसी को हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं। अरिथमेटिक टॉपिक्स कौन कौन से हुए, जो प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ये टॉपिक्स को भी आपको प्रिपेयर करना है। अगर मान लीजिए ऊपर के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए और आपको स्कोर तो 60 को टारगेट करना है, तो उस कंडीशन में आपको ये मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं या मेंसुरेशंस होते हैं, ये काफी टाइम क्या होता है कि इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको ढूंढ के सॉल्व करना पड़ सकता है। इस कंडीशन के लिए मिसलेनियस टॉपिक्स या मेंसुरेशंस को भी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। उसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सिलोगिज्म प्लस इनइक्वालिटी दोनों चीज आना चाहिए। आपको सिलोगिज्म भी जो है पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन, कम चांस बनता है पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन पूछने का, लेकिन पूछा सकता है। हाँ, रिवर्स सिलोगिज्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो पुराने सिलोगिज्म के क्वेश्चन होते थे अच्छे लेवल वाले, वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको इनइक्वालिटी भी प्रिपेयर करना है। पजल्स जो है वो आपको पजल्स यहाँ पर 15 से 20 मार्क्स का आपको पजल पूछा जाता है, तो पजल्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए। फ्लोर बेस्ड पजल, लीनियर एंड सर्कुलर, टेबुलर और डेज एंड मंथ वाले पजल आपको पता होने चाहिए। लास्ट ईयर फ्लोर पजल पूछे गए थे, लीनियर और सर्कुलर, और एक टेबुलर पजल पूछा गया था, लेकिन पजल्स कंफ्यूजिंग थे। पजल्स आपको लग रहे थे छोटे छोटे पजल्स थे, ऐसा नहीं कि पजल लेंदी था, पजल छोटे छोटे थे, साइज छोटा था, लेकिन वो कंफ्यूजिंग था। तो आपको उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग, पुराने पैटर्न वाले कोडिंग डिकोडिंग, नए पैटर्न वाले क्वेश्चन। आप अगर आपसे यहाँ पर दो तरीके से पूछा सकता है कि पुराना पैटर्न वाला क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीलिम में पूछ लिया जाएगा, और नया पैटर्न वाला जो होगा वो मेंस में पूछ लिया जाएगा। इसलिए प्रिपेयर दोनों रहिए, क्योंकि प्रीलिम के बाद मेंस में आपको ज्यादा दिन का टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। उस टाइम पर बस आपको मॉक सॉल्व करना चाहिए। ओके, उसी तरह इनपुट आउटपुट भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के लगभग आपसे मिसलेनियस पूछे जाते हैं। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, जो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, या डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन के हो गए, अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, अल्फान्यूमेरिक सीरीज होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हो गए। ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको यहीं से पूछा जाएगा। 5 to 10 आप कह सकते हो कि यहाँ से आपको पूछा सकता है। इन चीजों का भी आपको प्रिपरेशन रहना चाहिए। अगर हम लोग एग्जाम के लेवल की बात करें, तो जो आपका पजल जो है वो आपका मॉडरेट रहेगा। ओके, और उसके बाद बाकी सेक्शन जो है वो इजी टू मॉडरेट रहते हैं। सेम आपका डीआई सेक्शन जो है ये आपका मॉडरेट सेक्शन में आता है, कि आपको मॉडरेट डीआई पूछ जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव भी मिलते हैं। टफ नहीं होता डीआई, डीआई कैलकुलेटिव होता है। उसके लिए क्या करना है आपको, स्पीड मैथ का टेक्निक सीखिए, टेबल्स वगैरह याद कीजिए, वो चीजें आपको हेल्प करती है। कैलकुलेशन आपका फास्ट करता है, जिससे आपका कैलकुलेटिव नहीं रहता, वो कम टाइम में सॉल्व होता है। उन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए पहला टिप्स क्या है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। टिप्स आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको 5 चीजें ध्यान में रखना है। पहला, ओनली प्रैक्टिसिंग एंड नॉट इंप्रूविंग आवर सेल्फ। कई लोग ये दिक्कत प्रॉब्लम करते हैं कि वो क्या करते हैं कि बार बार हर रोज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, क्विज वगैरह अटेम्प्ट करेंगे हर रोज, लेकिन उनका स्कोर इंक्रीज नहीं होता। अगर उनको आज 35 नंबर आ रहा था 80 नंबर में से, तो अभी भी 35 ही आ रहा है। वो 40 नहीं हो रहा, वो 45 नहीं हो रहा, वो 50 नहीं जा रहा है, वो अभी भी 35-40। अगर किसी दिन 40 आ भी गया, तो फिर से अगले दिन जो है 35 जा रहा है, वो 45 नहीं कन्वर्ट हो रहा है। इसका क्या कारण है, ये आप ब्लाइंडली प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप चीजों को इंप्रूव नहीं कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप, जैसे इसका एक ही तरीका है कि 2 घंटे अगर आपने, 1 घंटे मान लो आपने जो है वो सॉल्व करने पर दिया है, कि आपने एक मॉक टेस्ट सॉल्व किया, वो 1 घंटे लगा आपको। उस मॉक टेस्ट को जो है आपको एनालाइज करने के लिए आप 1 से 1.5 घंटे दीजिए। उसी टाइम पर आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उस मॉक का, उसको आप सॉल्व करके उसको कंप्लीट कीजिए। और जो भी आप क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से दोबारा भी अगर मैं सॉल्व करूं तो भी नहीं होगा, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके उन क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, इस तरह से चीजें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप इंप्रूव कर पाओगे। और यही इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रैक्टिस जो है, मॉक प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि हम उनको इंप्रूव कर सकें। हम लोग इसलिए नहीं करते हैं ताकि हम लोगों को काउंट पूरे करने हैं कि मैंने एग्जाम तक 40 मॉक दिए हैं। ये चीज नहीं होता है। हम लोग 40 मॉक अगर दे रहे हैं, तो हम लोग 40 में कितना इंप्रूव कर सके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। डोंट कीप प्रीवियस ईयर कट ऑफ एज योर टारगेट, फोकस शुड बी स्कोरिंग एज मच एज पॉसिबल। ये भी कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट ईयर का जो है वो लोग टारगेट बनाते हैं। मॉक जब अटेम्प्ट करेंगे टारगेट, अरे लास्ट ईयर जो 15 नंबर सेक्शनल कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, रीजनिंग का, और 18 नंबर जो था वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का था। बस मुझे ये टारगेट करना है सेक्शनल के लिए, और थोड़ा बहुत किसी और सेक्शन से मुझे 45 नंबर जो है मेरे स्टेट का कट ऑफ रहा था, वो मुझे टारगेट करना है। आपको नहीं पता है ना, आपके स्टेट में लास्ट ईयर भी वैकेंसी आ गई थी, तो इस बार जो है कम वैकेंसी आ सकती है, या वहां पर कट ऑफ लोग ज्यादा कम्पिटेटिव हो गए, वहां पर कट ऑफ जो है इस बार 50 से ऊपर चला गया।
फिर आप क्या करोगे, आपने टारगेट तो 45 ही रखा था और आप अभी तक प्रैक्टिस आप इम्प्रूव अपने आप को 45 तक किया आपने। ऐसा मत कीजिए, अपना टारगेट आप सेट कीजिए। ये टारगेट रहना चाहिए कि मेरे से जितना स्कोर हो सकता है एज मच एज पॉसिबल वो मुझे exam requires in-depth study, so apart from mock test, also practice time-bounded chapter-wise test, sectional test, mini mocks and daily quiz. अब क्या है कि आप ऑफिसर लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन करो, पीओ लेवल का एग्जाम जो है आप सबको पता है कि दिन ब दिन ये बहुत ज्यादा टफ हो जा रहा है। लोग क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज प्रिपरेशन नहीं करते हैं, वो लोग मॉक, कई लोग क्या करते हैं बस मॉक वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन कभी चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देते हैं। मान लीजिए या देते भी हैं, उसमें क्या गलती करते हैं ये बताता हूँ कि आपने क्या किया, आप 50 क्वेश्चन जो है आप कोई भी बुक उठाते हो, मान लो आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने 50 क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का 50 क्वेश्चन लिया, बुक उठाया और 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। वो 50 क्वेश्चन आपने 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व किया। बीच में भले ही आपने जो भी किया हो, जो भी आप टाइम लगा हो, आपने 1.5 से 2 घंटे में 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से अगर हुआ भी होगा तो 20% वो इफेक्टिव हुआ, 80% नॉन इफेक्टिव रहा, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वही चीज अपने 50 क्वेश्चन अगर आपने 35 मिनट में टाइम देखकर अगर आपने सॉल्व किया होता तो वो आपको 100% इफिशियंसी होती उस क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्यों? क्योंकि एक तो आपने टाइम का ध्यान रखा, उस टाइम पर आपने टाइम बॉन्डेड जैसे हो गया, टाइम मैनेजमेंट होगी, एक्यूरेसी का ध्यान रखा जाएगा, स्पीड मैनेजमेंट, स्पीड का ध्यान रखा आपने, सारा कुछ एक ही बार में कवर हो गया। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आप प्रिपरेशन करते हो तो चैप्टर वाइज वगैरह आप सॉल्व कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उसको भी आप टाइम बाउंड कीजिए। इसलिए बोलते हैं कि सेक्शनल टेस्ट वगैरह या मिनी मॉक वगैरह अटेंड करना चाहिए। हर एक चीज जो है आपका काउंट होता है आपके प्रिपरेशन के लिए, और हर एक चीज आपको एक स्टेप आगे बढ़ाता है आपके सक्सेस के लिए। ओके, अगला है एनालाइज योर प्रिपरेशन ऑन वीकली बेसिस। आस्क योरसेल्फ, आर यू गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, सॉरी, आर यू गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, व्हाट न्यू थिंग्स यू हैव लर्न इन दिस वीक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है प्रैक्टिस तो आपने कर लिया, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वीकली जो है 1 से 2 घंटे एनालाइज कीजिए अपने आप को कि ये वीक में आपने ऐसा क्या नया चीज सीखा जो कि आपको आपके सक्सेस के नजदीक ले गया। ओके, क्या आप अभी भी राइट डायरेक्शन जा रहे हैं, आपको फिर से जो है अपना जो प्लान है उसको फिर से एक बार एनालाइज करने की जरूरत है, आपको फिर से अपने आप को मोटिवेट करके जो चीज नहीं सीख पाए आप लास्ट वीक में उसे फिर से सीखने की जरूरत है। और यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके सक्सेस को आपके नजदीक पहुंचाने के लिए। ओके, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए कि आपको वीकली बेसिस पर आपके अपने आप को एनालाइज करना है। माइंडसेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, ये सबके लिए जरूरी नहीं है। ये टिप्स जो है कई लोग रिलेट कर पाएंगे और कई लोगों को ये ऐसा नहीं भी फील होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे होते हैं जिनको ये चीज फील होता है। उनको लगता है कि मैंने ये भी सीख लिया, ये मेरा मेरा जो है मैथ अच्छा है, मुझे रीजनिंग भी मैंने सॉल्व कर लिया है, डेली में पजल सॉल्व कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा हूँ, मुझे चीजें ओवरऑल जो है मुझे सारी चीजें आती है। ओके, लेकिन जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उस टाइम पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ओके, फिर वो इस चीज से दुखी आते हैं कि यार मैंने सारा कुछ तो पढ़ लिया था लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसके भी कई कारण होते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 3 से 4 रीजन हो सकते हैं जो चीज आपको ध्यान में रखने पर जो है ये आपके लिए आपके साथ दोबारा नहीं होगा। ओके, पहला रीजन क्या है कि बुक्स जो आपने फॉलो किए हैं वो आउटडेटेड है, उनका पब्लिकेशन देखो तो 2009-2010 का है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे लोग जो है क्वांट के लिए आर एस अग्रवाल या एम के टेरा जो है वो अरिथमेटिक सेक्शन के लिए फॉलो करते हैं। जनरली ये लोग फॉलो करते हैं आर एस अग्रवाल और एम के टेरा, ये आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो। अब आर एस अग्रवाल देखो कब पब्लिश हुआ था, क्या वो जो है आजकल जो एस बी आई पीओ मेन्स में या एस बी आई पीओ प्रीलिम में या बीपीएस पीओ में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या उसका एक भी क्वेश्चन जो है वो आर एस अग्रवाल के बुक से पूछा जाता है या एम के टाटा के बुक से पूछा जाता है? हाँ, मैं मानता हूं कि उस बुक में बेसिक दिया हुआ है जो कि सीखने के लिए जरूरी है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है ना कि आप एडवांस लेवल क्वेश्चन का पहले से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में कुछ नया ना लगे, वहां कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये भी जरूरी है ना। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ अच्छे लेवल के बुक्स को फॉलो करें जो आज के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, वो बुक्स जरूरी है। अगला है टेस्ट सीरीज वाज ऑफ इजी लेवल। कई बार ये भी होता है कि आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो, ज्वाइन करते हो और आप टेस्ट देते हो, वहां पर 80 मार्क्स में से 50, 55, 60 इस तरह से आपको आ रहे हैं, या 100 मार्क्स का जवाब देते हो तो आपको 70, 72 आ रहा है, लेकिन फिर से आप एग्जाम में जाते हो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अगर टेस्ट सीरीज में अगर आप 65 नंबर स्कोर कर रहे हो, 60 नंबर स्कोर कर रहे हो, 50 नंबर स्कोर कर रहे हो, तो वो चीज इंक्रीज होता है वहां पर एग्जाम में जाने के बाद, ऐसा नहीं होता कि वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये चीज
तब डिक्रीज हो जाता है जब आपका प्रिपरेशन लेवल, जो आपको टेस्ट सीरीज जो था जिसको आपने ज्वाइन किया है, वो उसने आपको नए पैटर्न वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराया ही नहीं। उसने आपको इजी लेवल वाले क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करवा दिए, और जो नए पैटर्न वाले अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं जो पीओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उन्होंने करवाया ही नहीं। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो ये चीज ध्यान में रखें कि क्या उसका लेवल जो है सही में आज के लेवल का क्वेश्चन है, या वो 2009-2010 के पीओ लेवल का क्वेश्चन है अभी भी। अगला है, यू फॉलोड ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। ये भी कई लोग करते हैं कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, उस पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं कि नहीं, मेरे इंस्टीट्यूट ने, मेरे गुरुजी ने इतना मुझे बोला है कि ये पढ़ लोगे तो ये सब कुछ है। भाई कैसे हो सकता है, जब और भी बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, या जो लोग वो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो फिर तो उनको भी वही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला पढ़ लेना चाहिए था ना, जो पतली सी दो तीन बुक पढ़ के जो है उनका भी काम हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो प्रोवाइड किया गया है वो इफेक्टिव है, लेकिन उसमें कुछ एक तरह से कह सकते हो आप रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है। उतना कंटेंट से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। उतना कंटेंट से आप चीजें सीख सकते हो, लेकिन आपका पूरा प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। इस चीज को भी बदलिए, और जो बाहर जो बुक अवेलेबल, जो अच्छे लेवल के बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, उसको एज ए रेफरेंस बुक जो है आप खरीदिए। ऐसा समझिए कि आप जब 12 क्लास पास करते थे तो 12 क्लास में आपके पास एनसीईआरटी था, लेकिन साथ ही साथ जो है आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए एबीसी का बुक यूज करते थे, या प्रदीप का जो है आप फिजिक्स पढ़ने के लिए यूज करते थे। आप रेफरेंस बुक के लिए मोटी सी बुक खरीदते थे। सेम यहाँ भी आपको करना पड़ेगा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का भले ही फॉलो करें, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए कोई और भी अच्छे खासे 2-3 बुक लगाने पड़ेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन लेवल इंक्रीज हो सके। अगला है, लर्न बेसिक नॉट मैजिक ट्रिक्स। ये भी कई बार होता है कि लोग क्या करते हैं कि वो ट्रिक्स सीख लेते हैं। वो एक ही मेंटलिटी होती है कि उसका, किसी का अगर सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन जो है कम टाइम में कैसे सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन उसका सिलेक्शन, मान लो किसी को 50 नंबर स्कोर हो रहा है और आपका 35 नंबर स्कोर हो रहा है, आप सीधा बोलोगे, आपको अगर पूछा जाएगा तो उसको 50 नंबर क्यों आ रहे हैं, आप सीधा बोलोगे उसने जो है उसको ट्रिक्स आता है, उसने ट्रिक्स यूज किए और उसको 50 नंबर आए। ऐसा नहीं होता, उसने ट्रिक्स यूज नहीं किए हैं। ट्रिक्स यूज करके कभी भी किसी को 15 नंबर आपसे ज्यादा नहीं आ सकता है। हाँ, क्योंकि एमपीएस पीओ में जो है आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछाते हैं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। इवन आपको आरआरबी पीओ में ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, क्वेश्चन आने के बाद उसका ट्रिक बनता है। एग्जाम में जब किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो उस टाइम पर उसका कोई ट्रिक नहीं होगा, उसने लॉजिक लगाया होगा, बेसिक यूज किया होगा, तभी फर्स्ट टाइम पर क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। सेकेंड टाइम जब वो मार्केट में अवेलेबल होता है तो 2-3 दिन बाद लोग सोचते हैं, 2-3 दिन तक सोचते हैं उस क्वेश्चन पर, तब जाकर ट्रिक बन के आता है। फर्स्ट टाइम पर आपको लॉजिक लगाना पड़ता है एग्जाम में। ओके, इवन आप इस चीज को रिलेट कर पाओगे, एबीपीएस इस बार एसबीआई पीओ के मेंस में इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मार्केट में ढेर सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, 2 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता था जो जिन लोगों ने एसबीआई पीओ मेंस अटेम्प्ट किया है वो इनपुट आउटपुट क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर पाए होंगे? लोगों ने 15 मिनट दिया था, फिर भी नहीं हुआ था, और मात्र 3 ही क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ट्रिक नहीं जरूरी है, लॉजिक जरूरी है। आप अपना इन डेप्थ प्रिपरेशन कीजिए, ट्रिक मत सीखिए। कोई भी आपको टीचर आपको अगर ट्रिक बता रहा है तो उसको बोलिए, सर ट्रिक मत बताइए, आप मुझे इसका फंडामेंटल बताइए कि रूल क्या है, क्या क्या स्टेप्स है इसको सॉल्व करने के, मैं वो स्टेप्स ध्यान में रख के अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। आप मुझे कोई फॉर्मूला मत बताइए। इसलिए फॉर्मूला से ज्यादा आप बेसिक लॉजिक पढ़ जाइए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। डोंट ट्राई टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। ये भी होता है कि अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 468 इंटू 85, मैं कुछ रेंडम वैल्यू ले रहा हूं, ऐसा मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा। 85 डिवाइड बाय 65, मुझे इसे कैलकुलेट करना है, ऐसा कोई कैलकुलेशन दिया। ये एक एग्जांपल है। एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है 10 सेकंड में इसको सॉल्व करने के लिए? एग्जामिनर सोच रहा है कि आप इसको 10 सेकंड में सॉल्व करोगे। क्या ये पॉसिबल है 10 सेकंड में सॉल्व करना? अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बैठे, आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी करना पड़े, पूरा बेसिक रूल लगा के आपको क्या लगता है वो 30 से 35 सेकंड लगेगा आपको, बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपका तो भी। लेकिन अगर आप इसी को एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, सॉरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, तो आप 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हो इसका अप्रोक्सीमेशन से। और वही जरूरी है, एग्जामिनर आपसे वही वैल्यू चाहता है। जब भी वो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है और इस तरह का वो वैल्यू चाह रहा है, तो वो कभी नहीं देगा आपको कि आपका पहला ऑप्शन 2 रहेगा और दूसरा ऑप्शन 4 रहेगा। वो जरूर 5 से 7 नंबर का डिफरेंस देगा, दूसरा ऑप्शन 6 देगा, ताकि आपको 4 का डिफरेंस मिले जिसको कि आप अप्रोक्सीमेट कर सकें। ओके,
तो हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, एलिमिनेट करिए ऑप्शन को अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से और तब वो वैल्यू दीजिए, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू मत निकालिए। डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड एवरेज स्टूडेंट इज कैलकुलेशन टाइम। ये प्रूफ्ड स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर टॉपर है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि कोई अगर बोल रहे हो 50 नंबर स्कोर कर रहा है और आपको मात्र 35 स्कोर हो रहा है, वो 15 नंबर का डिफरेंस जो है वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं आया, वो कैलकुलेशन से आया कि उस बंदे को पक्का कैलकुलेशन उसका अच्छा होगा, उसने बहुत कम टाइम में सॉल्व किया होगा, उसको अप्रोक्सीमेशन के तरीके पता होंगे, उसका टेबल्स उसको अच्छा खासा याद होगा, फ्रैक्शंस वगैरह, क्यूब स्क्वायर वगैरह उसको अच्छा खासा याद होगा। आप उससे पूछ सकते हो कि भाई तुमने कैलकुलेशन कितने टाइम में किया था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें कितना टाइम लगा, और आप अपने आप को रिलेट करो कि आपको कितना टाइम लगा, फिर देखो कि आपको कितना इंक्रीज करने की जरूरत है। इसलिए हमेशा टॉपर से आपको इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, जो भी है उससे बिना आप उससे पूछ दोगे तो आपको बता भी सकता है। तो जो आपका फ्रेंड सर्किल हो उस तरह से बनाइए ताकि आप उनसे पूछते रहें कि अपने आप को उस अनुसार इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, अगर आपके अभी भी 35 या 40 आ रहे हैं। ओके, अगला है लर्न स्पीड मैथ टेक्निक्स, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, फ्रैक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल्स आपको 32 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए। क्यूब रूट हो गए, टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए कि 5 डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकालना होता है। स्क्वायर रूट के टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए। ये चीजें बेसिक्स हैं, ये अगर आपका क्लियर होगा, बेसिक आपका क्लियर होगा, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकता है। और यही चीज अगर आप मान लो 45 मिनट में ऐसी क्वेश्चन कैसे होगा, 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको क्वांट में, आपको कितना 25 मिनट देना पड़ेगा। समझ जाओ ना आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट रखना पड़ेगा, कम से कम 30 से 35 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उस कंडीशन से आप सोच सकते हो। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल। ये काफी जरूरी है कि स्टडी मटेरियल को आप ध्यान में रखें। क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए। दोज स्टूडेंट हु गेट सेलेक्टेड नोज व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड व्हाट हैव टू लीव। ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। कई बार जो है कई टॉपिक्स जो है आपको जरूरी नहीं है कि वो जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्स के पहले आपको, जैसे टॉपर्स होते हैं वो कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं किसी भी टॉपिक को छोड़ने का, वो सब कुछ पढ़ के आते हैं, लेकिन रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन जरूरी है। अब मान लो 50 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर में दिया हुआ है तो 5 क्वेश्चन जो है एक ही तरह का होगा, या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसी एक ही तरह का होगा। अगर मैं किसी चीज का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब मैंने 2 क्वेश्चन लगा लिए तो 3 क्वेश्चन अगर मुझे समझ में आ गया तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो बाद बाकी सेम पैटर्न पर मैं 5 और क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूँ, जब 2 ही 3 से जो है मुझे सब चीजें समझ में आ गई, मेरा क्लियर हो चुका है, तो फिर मैं उसको और 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो यही चीजें, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसलिए आपको भी सेलेक्टिव होना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन में, कि आपको पता होना चाहिए कि रेंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी उठा के दिन भर उसे लगाते नहीं रहना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो सेलेक्टिव है, वही चीजें मुझे पता होना चाहिए, वो पढ़ना है मुझे। यू शुड हैव आइडिया अबाउट व्हाट टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू रीड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक एक लाइन जो है ये यूज्ड लाइन है और ये प्रूव्ड सेल्फ प्रूव्ड लाइन है कि क्या क्या जरूरी होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, व्हाट दे हैव टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव, वो पता होता है उनको। और सेम उसी तरह है कि व्हाट टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू रीड, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें पता होनी चाहिए, कि क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ से ये टॉपिक पढ़ना है। अब मुझे नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज जो है, जो नए पैटर्न वाले नंबर सीरीज है वो मुझे बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, वो आउटडेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुझे नए क्वेश्चन चाहिए। तो मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया, चाहे वो बैंकर अड्डा के साइट पर हो या किसी और के साइट पर हो, कहीं से भी मैंने एक पीडीएफ बनाया 200 क्वेश्चन का। ये जो गूगल ड्राइव के लिंक्स वाले पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे ब्लॉग पर भी ढेर सारे अवेलेबल है, उसे मैंने डाउनलोड किया और वो 200 से 250 क्वेश्चन नए पैटर्न वाले क्वेश्चन थे, उसे मैंने सॉल्व कर लिया। या जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, जो 2 साल में, लास्ट 2 साल में जो है क्वेश्चन पूछे गए 200 से 250 के, उसके भी पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट पर, अगर आप खोजोगे तो वो पीडीएफ भी अवेलेबल है सोल्यूशन के साथ। तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि हाँ लास्ट ईयर के कुछ 2 साल में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और वही जरूरी है, तो वो सीख लिया। मुझे नंबर सीरीज को वहीं से पढ़ना है। अब नहीं जरूरी है कि हर जगह से जहां भी नंबर सीरीज मिला वो हम लगा रहे हैं, ये नहीं है। वो मॉक टेस्ट जब प्रैक्टिस करोगे वो चीजें हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज मुझे वहां से प्रैक्टिस करना। उस तरह हर एक टॉपिक्स होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे कहीं और से पढ़ना है, मुझे अब डाटा इंटरप्रेशन जो है इस बुक से पढ़ना है, इस बुक में अरुण शर्मा की बुक में डाटा इंटरप्रेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपको अरुण शर्मा की बुक से जाके डाटा इंटरप्रेशन कंप्लीट करना है। अब मुझे अरुण शर्मा की बुक से अरिथमेटिक मुझे नहीं पसंद है, वहां से नहीं पढ़ना है, मुझे अरिथमेटिक अब सर्वेश वर्मा की बुक से पढ़ना है, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
तो मैं अब अरिथमेटिक सेक्शन जो है वो सर्वेश वर्मा से पढ़ूंगा। तो ये चीज पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने क्या पढ़ना है ऑलरेडी आपको लिस्ट बना के स्टार्टिंग में लिस्ट मैंने बता दिया है, और कहाँ से पढ़ना है ये चीजें भी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। प्रीफर सेल्फ स्टडी मटेरियल ऑन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल। आपको मैंने ये चीज पहले डिस्कस कर लिया कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का जरूरी है, लेकिन खुद आपको रेफरेंस बुक वगैरह आपके पास होना चाहिए, अच्छा खासा स्टडी मटेरियल आपके पास और भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पीओ लेवल एग्जाम जो है दिन ब दिन बदलते जा रहा है, कंपटीशन हाई होते जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। डोंट टेक रिस्क ऑफ लिविंग चैप्टर्स, इट्स ऑफिसर लेवल एग्जाम, सॉरी इट्स ऑफिसर लेवल एग्जाम। ये भी रिस्क मत लीजिए कि आप चैप्टर की कोई चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं कि ये रिस्क ले रहे हैं कि नहीं ये चैप्टर में भी नहीं भी पूछा सकता है। हाँ, अभी आपके पास कम है, 60 दिन बचा है। इस कंडीशन में भी आप ट्राई कर सकते हो, जो जो टॉपिक आपका वीक है उसका प्रिपेयर करने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आप उसको प्रिपेयर करने में। आपसे ऐसा अभी कंडीशन है आपके पास कि हाँ अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे कंपनसेट करने के लिए तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो बीपीएस क्लर्क को जो कि 6 महीने के बाद है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अभी से पता होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक सीखना है, ये टॉपिक चाहे वो 2 दिन लगे 3 दिन लगे, मुझे किसी तरह सीखना है उस टॉपिक को। ओके, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं? फॉलो एनी गुड लेवल कैट एग्जाम बुक फ्रॉम ऑथर्स लाइक सर्वेश वर्मा, निशांत सिन्हा, अरुण शर्मा। ये बुक्स जो आपको फॉलो करने हैं। लास्ट वीक जो है 2 दिन पहले मेरे से कोड़ा पर जो है किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं डायरेक्ट उस लिंक को जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ कर दूंगा कि क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ मेंस में जो है वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए थे जो प्रीवियस ईयर के कैट के एग्जाम से थे। 2003 से लेकर 2008 के बीच में जो भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुआ था उस वहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इवन जो ग्री का एग्जाम होता है, जीमेट का एग्जाम होता है, उनके क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश में जो जो इंग्लिश के कंप्रीहेंशन कह सकते हो या वर्ड वोकेबलरी वगैरह होते हैं, मोस्टली ग्री या जीमेट के वोकेबलरी वगैरह से आपको पूछा जाता है। ओके, इसी तरह रीजनिंग वगैरह भी आपको वहीं से पूछा जाता है। लेकिन ये भी नहीं, बीपीएस का अपना खुद का आर&डी टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो वहां के क्वेश्चंस का रिफरेंस लेती है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो वही क्वेश्चन आपको उठाकर जो है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन वही क्वेश्चंस को रेफरेंस लिया जाता है। अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक आइडिया रहता है कि मुझे इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हो, और आप क्वेश्चन से फेमिलियर रहते हो, तो आपको यहाँ पर आसानी होती है, क्वेश्चंस को थोड़ा कम जो है टाइम लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि एक तरह से आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो। तो इसलिए इस तरह के बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद है डेली क्विज फ्रॉम एप्स लाइक ग्रेडअप, अड्डा 24/7, लाइव बोर्ड, बैंक एग्जाम टुडे। ये एप्स क्या कर रहे हैं ना, ये आपको आजकल के नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस पर अपडेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये लोग पुराने पैटर्न वाले करते हैं तो लोग कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे सर ये तो पुराना पैटर्न है, ये तो पुराना पैटर्न है, ये तो पूछता भी नहीं है। उस कंडीशन में उनको अपना सब कुछ जो है मार्केट में जो है कम्पिटेटिव रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए उनको भी नया पैटर्न वाला क्वेश्चन पोस्ट करना पड़ता है डे टू डे। जैसे आप बैंकर से डाटा देखो, डेली वहां पर नए क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं, आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। वो एक तरह से फ्री अवेलेबल सोर्स है और बेटर सोर्स है, तो वो चीज आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको बोला सिलोविजन वगैरह के लिए, सीरीज वगैरह के लिए ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ढेर सारे लोगों ने लास्ट वीक जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसके बाद तुरंत 200 लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया है, एकदम से। पहले 56 था, अभी उसमें 256 ग्रुप फुल हो चुका है। ओके, या 10-15 वैकेंसी होगी उस ग्रुप में, और सब लोग यही पूछ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल, और उनको मिल भी रहा है। वो लोग स्टडी मटेरियल जो लोग पहले से अवेलेबल है ग्रुप में, वो लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, या जिनके पास अभी जो लोग ग्रुप ज्वाइन किए हैं, एक तरह से इंटरेक्ट होकर जो भी उनको स्टडी मटेरियल मिलता है ग्रुप में वो शेयर कर देते हैं, और इस तरह से सबके पास जो है जो अच्छा स्टडी मटेरियल होता है वो अवेलेबल हो जाता है। तो आप भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप कोई और भी ग्रुप वगैरह ज्वाइन कीजिए, ताकि 1 से 2 ग्रुप होना जरूरी है। हाँ, उसको म्यूट करके रखिए, हमेशा उसमें ऑनलाइन रह के टाइम वेस्ट मत कीजिए। सोशल मीडिया को नो कहना ही जरूरी है। जब तक आपका एग्जाम प्रिपरेशन हो रहा है तब तक आप सोशल मीडिया को नो कह सकते हैं, लेकिन आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा इंटरनेट से। ओके, अगला टिप्स है टाइम मैनेजमेंट एंड रेगुलरिटी इन प्रिपरेशन। ये इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के लिए लास्ट वीक जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम में किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना वो चीज मैंने बताया आपको। ओके, और रेगुलरिटी, ये टिप्स मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो चलिए शॉर्ट में इसको बताता हूं कि प्रीलिम एग्जाम क्या है, कि आपको पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट स्पीड और एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए,
टाइम मैनेज क्या होगा कि आप अगर अपना स्पीड अच्छा रखोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए टाइम और स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक्यूरेसी का कब मैटर आता है? एक्यूरेसी तब आता है कि एग्जाम का पैटर्न दो तरीके, क्वेश्चन दो तरीका हो सकता है। या तो एग्जाम का क्वेश्चन टफ हो सकता है या इजी टू मॉडरेट हो सकता है, इजी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका इजी होता है क्वेश्चन, फिर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखना पड़ता है। आपको अच्छा खासा स्पीड में ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोग भी उतना अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और कट ऑफ जो ऑटोमेटिकली हाई जाने वाला है। उस कंडीशन में आपको ये चीज भी पहले भापना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। क्वेश्चन इजी आया हुआ है तो फिर मुझे भी उसी तरह से भागना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट रहता है, उस कंडीशन में स्पीड के बजाय आपको एक्यूरेसी पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए अगर 50% क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर क्वेश्चन का लेवल टफ है तो। ओके, अगर क्वेश्चन का लेवल इजी है तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि फिर आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को ध्यान में रखते हुए स्पीड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्या तरीका है कि आप मार्क एंड रिव्यू का अच्छे से ऑप्शन कीजिए। उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया कि आपको कैसे मार्क एंड रिव्यू का जो आपको वाइजली यूज करना है, वो वीडियो जरूर देखिए। ओके, नेवर मिस एन इजी क्वेश्चन। आपको इजी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सबसे एक तरह से क्या कर सकते, डेवेस्टेटेड चीज है आपको अगर इजी क्वेश्चन ही छूट जाता है। आप टफ क्वेश्चन में टाइम लगाते रहेंगे, वो भी नहीं बना, लेकिन आपसे इजी क्वेश्चन ही छूट गया उस चक्कर में। ये चीज नहीं होना चाहिए। दोज हु क्रैक दिस एग्जाम हैव ए स्टडी प्लान दैट दे रेगुलरली फॉलो। अब रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं। रेगुलरिटी कैसे मेंटेन होगा? अगर आप एक पर्टिकुलर स्टडी प्लान बनाते हो, या जो लोग क्रैक करते हो उनके उनसे अगर इंटरेक्ट करोगे तो वो लोग एक पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान फॉलो करते हैं। उनको पता होता है कि मुझे इतना टाइम में जगना है, मुझे इतना टाइम में खाना है, मुझे इस टाइम में ये चीज पढ़ना है, उस टाइम में वो चीज पढ़ना है। ये चीजें उनके दिमाग में क्लियर होती है। उनको सिलेबस पूरा का पूरा सेट होता है उनके दिमाग में कि मुझे ये चीज इतना दिन में क्लियर कर लेना है, और इसलिए वो टॉपर होते हैं। तो वो बनने के लिए आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। एवरी सब्जेक्ट रिक्वायर्स योर डेली प्रिपरेशन, इवन करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस ऑल्सो। आप किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कर सकते कि आप 15 दिन में जो है एक बार पढ़ने जाओगे और वो चीज क्लियर हो जाएगा। आपको डेली प्रिपरेशन जरूरी है। ओके, ऑल्सो गिवन द लेवल ऑफ एग्जाम दिस डेट इट बिकम्स इंपेरेटिव दैट यू स्टे रेगुलर इन योर स्टडीज। आपको अपने स्टडी में रेगुलर रहना पड़ेगा, और वो एग्जाम का नीड भी है। आजकल के एग्जाम का नीड यही पर है कि आप रेगुलर रहें प्रिपरेशन में, तभी जाकर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो पाता है। चलिए दोस्तों, ये इतना ही था ये वीडियो। इसमें मैंने आपको